आज हम बात करेंगे कि जो एनर्जी क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं और इसकी जो पॉलिटिकल बैकलैश है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है सारी वर्ल्ड में, वो क्या होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ऑयल क्राइसिस है इस वक्त, इससे पहले इस तरह का क्राइसिस 1973 से लेकर 1979 तक, मिडिल ईस्ट इसे ऑयल क्राइसिस कहते हैं, जब अरबों ने ऑयल एम्बार्गो लगाया और सारी यूरोप की जो मैन्युफैक्चरिंग थी या उसकी इकोनॉमी थी उसको बुरी तरह मुतासर किया। उसके बाद ये दुनिया में ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा जो क्राइसिस है ये अब हुआ। इसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी जिसने इसको ट्रिगर किया वो यूक्रेन पर रूस का हमला था। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप का काफ़ी इन्हिसार, ख़ास तौर पर शुमाली और मशरक़ी यूरोप का इन्हिसार रूस की गैस पर है। बहुत सारी पाइपलाइंस डायरेक्टली कोई यूक्रेन में से गुजरती हुई ईस्टर्न यूरोप को गैस सप्लाई करती हैं, और एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन सिस्टम है जिसके ज़रिए बाल्टिक सी में से होती हुई ये गैस लाइन जर्मनी और कुछ दूसरे और ममालिक को गैस सप्लाई करती है। ये जब जंग शुरू हुई तो एक एप्रीहेंशंस पैदा होती हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं कि अब सटल ये क्राइसिस होगा, चूँकि यूरोप जंग में शरीक है, अगरचे बराह रास्त उसकी फोर्सेस या नेटो की फोर्सेस तो यूक्रेन में रशियन फोर्सेस के साथ जंग नहीं कर रही, लेकिन सारा असला सप्लाई करती हैं और उसको और हर तरह की मदद देती हैं। अमेरिका ख़ास तौर पर जो इसको लीड कर रहा है इस सारी जंग और सूरत हाल को, वो चाहता था कि रूस पर डिपेंडेंस कम हो और रूस से गैस या तेल यूरोप ख़रीदे ही ना, ताकि रूस की इकोनॉमी ख़राब हो। उस पर वैसे भी सैंक्शंस इम्पोज कर दी गई फॉर्मली अमेरिका और उसके एलाइज ने, ताकि रूस के बिल्कुल गैस ना ख़रीदी जाए और उससे तजारत हर तरह की बंद कर दी जाए। बल्कि वो कंपनी जो कि रूस में तेल निकाल रही हैं उसमें कई अमेरिकन कंपनीज़ हैं और कई दूसरी यूरोप की कंपनीज़ हैं, उन सबको कहा गया कि आप वाइंड अप करें और वापस आएँ। इस तरीके से क्राइसिस में इजाफा हुआ। एकदम फिर आप देखते हैं कि दुनिया में एक पैनिक क्रिएट होती है और फिर इस पैनिक में जो तेल है उसकी सप्लाई यूरोप को कम हुई और यूरोप ने ऑल्टरनेटिव जो सोर्स था वो था पर्शियन गल्फ़ का एरिया या कह लें मिडिल ईस्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, इराक, ईरान, इन सब पर प्रेशर डेवलप हुआ कि वो कमी को दूर करें जो कि रूस की सप्लाई बंद होने से होगी। ये ओवरऑल क्राइसिस की इब्तिदा बनी। प्राइसेस बहुत बढ़ गई। उसके साथ अब देखें कि जब तेल की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और उसका फिर असरात आपने देखा पाकिस्तान में भी हुआ, इसी तरह सारी दुनिया में होता है। और जब ये एनर्जी महंगी हो गई तो फिर जितने भी सारे इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं। तो लिहाजा ये जो ऑयल प्राइस हाइक है इसे हम जनरल प्राइस हाइक कहना शुरू कर देते हैं। फ्यूल और फूड प्राइस हाइक जो है ये फिर जब इतने बड़े लेवल पर फैलती है तो अवाम मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, उनका मयारे ज़िंदगी मुतासर होता है। उसका नतीजा क्या हुआ, फिर एक प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, राइट्स शुरू होते हैं, अवाम में बेचैनी होती है। ये जो हंग्री मैन है ये एंग्री मैन बन जाता है। इसका सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हमारी विसिनिटी में श्रीलंका में हुआ और वहाँ इतना ज़्यादा हुआ उसके प्राइम मिनिस्टर को ले डूबा और प्रेसिडेंट ने भी अपनी रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया। और बल्कि यहाँ तक हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के तो घर को आग लगा दी और प्रेसिडेंट के महल में लोग दाखिल हो गए और वो मुल्क कंट्रोल में नहीं रहा और IMF ने उसे डिफ़ॉल्टेड और टोटली मेल्टेड डाउन कंट्री डिक्लेयर कर दिया। ये असरात आपके लिए उसमें नहीं है। आप देख रहे हैं कि IMF ने कहा कि इस वक्त दुनिया के 41 ममालिक ऐसे हैं जो डेट डिस्ट्रेस्ड कंट्री जिन्हें वो शुमार करते हैं, यानी शदीद इक़्तिसादी बहरान से जिनका सामना है। उसमें श्रीलंका के बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, उसमें टर्की भी शामिल है, पेरू भी शामिल है, लाओस भी है, इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, इवन इंडिया भी शामिल है। और कह रहे हैं कि ये जो ममालिक हैं इनमें इसके सियासी असरात भी मुरतब होंगे और एक पॉलिटिकल अनरेस्ट का अंदेशा है, क्योंकि एनालिस्ट के मुताबिक ये मसला जल्दी हल होने वाला नहीं है।
ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इतना फैला कि वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशन पैदा हुआ। कहा जाता है कि जितने दुनिया के अमीर ममालिक भी हैं वहाँ कभी भी इन्फ्लेशन रेट 8% के करीब नहीं गया, 3-4% के करीब रहता है। लेकिन अब दुनिया के जो रिच कंट्रीज़ हैं उसमें भी इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 8% के करीब, खुद अमेरिका में 8.6% और गुज़श्ता 40 साल में महंगाई में ये बहुत ऊपर चला गया और ऑयल प्राइसेस में भी हाइक हुई। और कहते हैं कि जो बाइडेन है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा दर्द-ए-सर चीज़ बनी हुई है वो तेल की कीमतों में इजाफा है। जैसे मैंने कहा ना कि हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अभी 14 जून को खुद रूस ने अपनी जो गैस सप्लाई पर्टिकुलरली जो नॉर्थ स्ट्रीम के ज़रिए जर्मनी को हो रही थी, बाल्टिक सी के ज़रिए, उसने उसमें से उस गैस की सप्लाई बहुत कम कर दी है, जिससे ये हुआ कि यूरोप में गैस की कीमतें 50% बढ़ गई हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र ये जो बाइडेन का सऊदी अरब का दौरा हुआ है अभी, इस दौरे का मकसद सऊदी अरब को तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए कहना है। अब देखते हैं कि सऊदी अरब तेल बढ़ाता है कि नहीं उसकी पैदावार, ताकि इसकी कीमत कम हो तो मुमकिन है वो टू सम एक्सटेंट उसको रिस्पॉन्ड करे। इंडिया और चाइना हमारी विसिनिटी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री हैं, अब जब ऑयल प्राइस बढ़ी तो इनके सारे प्रोडक्ट महंगे होने थे। इन्होंने जो कि कोल इनका अपना मुल्क में पैदा होता है, तो कोल की जो डिगिंग है वो बढ़ा दी है। अब आप देखें कि पेरिस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि दुनिया में जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, कहा गया था कि 2050 में ये सारी दुनिया ज़ीरो कार्बन एमिशन पर चली जाए। और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो प्रोड्यूसर है, सोर्स है, वो कोल है। तो लिहाजा एक प्रेशर डेवलप किया गया, सारी दुनिया जो कि कोल पर ज़्यादा जिनका रिलायंस है, जिनमें चाइना सबसे ज़्यादा है, यूएसए दूसरे नंबर पर है, इंडिया तीसरे नंबर पर है, ये सबसे ज़्यादा CO2 एमिट करने वाले कंट्रीज़ हैं। अब ये प्राइस हाइक का इम्पैक्ट क्या हुआ कि इन्होंने कोल की पैदावार बढ़ा ली है। ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, उनको पॉजिटिवली एड्रेस करने के बजाय अब एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होने लगा है। इससे जो रिलायंस कम करना था, उसकी जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो ये थी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हाइडल है, सोलर है, टाइडल है, विंड एनर्जी है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। एक अंदाज़ा लगाया गया था तकरीबन $4 ट्रिलियन खर्चे होने थे। ये एक इन्वेस्टमेंट फेज़ था, इसमें इन्वेस्टर्स ने काम करना था, डिफरेंट कंपनीज़ ने सोलर में जाना था, टाइडल में जाना था, विंड एनर्जी में जाना था। अब ये सारे अनसर्टेनिटी की वजह से जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है, जो इकोनॉमिक रिसेशंस की बातें बढ़ गई हैं, ये सारे के सारे मुहतात हो गए हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं ये रिलक्टेंट इसलिए भी हुए हैं कि जब दुनिया में ये पॉलिटिकल अपहीवल जो शुरू हो गए हैं और ये राइट्स, ये इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब विजुलाइज़ किया जा रहा है कि दुनिया में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और राइट्स में इजाफा होगा, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जो प्रोटेस्ट हैं ये उन ममालिक में ज़्यादा होंगे जहाँ महंगाई के साथ साथ लोगों को ये भी एहसास होगा कि हमारे लीडर्स करप्ट हैं। ये देखें श्रीलंका में इसीलिए हुआ कि एक तो ऑयल प्राइस हाइक हुई, साथ फूड की प्राइसेस बढ़ी, साथ इम्प्रेशन ये था कि जो गुज़श्ता काफ़ी सालों से हुक्मरान हमें रूल कर रहे हैं तो दे आर करप्ट। ये वो हालात हैं, ये एक अच्छी पेशीन गोई नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर वो मुल्क रहेंगे जहाँ गवर्नेंस ठीक है, करप्शन नहीं है, सादगी अपनाई जाए, ऑस्टेरिटी मेजर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुकूमत अपने जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस है उनको बहुत ज़्यादा कम करे। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल, जैसा पाकिस्तान है, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसमें जैसे हमारी इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, 11 पार्टियां हुक्मरान हैं, ऐसे मौके पर एक प्रॉब्लम होता है गवर्निंग पार्टी के लिए कि सबको राज़ी रखना पड़ता है। सबको राज़ी करने के लिए अखराजात बढ़ते हैं और फिर लोगों में जो अनरेस्ट है उसको कम करने के लिए कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं
मुल्क की इकॉनमी सपोर्ट नहीं कर रही होती। और फिर IMF जो है उसको भी एक कंसर्न पैदा हो गया है कि दुनिया की ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो 41 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है, वो इसमें बड़े केयरफुल हो गए हैं कि जो पैसे हमने इनको अब देने हैं उसका भी सही ये इस्तेमाल करने की एबिलिटी रखते हैं कि कहीं वो करप्ट प्रैक्टिसेस में न चले जाएं। ये थोड़ी आपके नोटिस में हम लाना चाहते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खुदा हाफिज़।